पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर आचार्य जी? 10 में से 10। प्रियंका गांधी को कितने नंबर देते हैं आचार्य जी आप, जबकि आप कांग्रेस से बाहर हैं और बीजेपी में जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? क्या चुनाव आयोग सरकारी हो गया है आचार्य जी, उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है क्या? पलटू राम कह रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के समर्थक। तो कब आप आधिकारिक तौर पर बीजेपी में एंट्री ले रहे हैं आचार्य जी? मेरी मर्जी। यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, तपस्वी प्रधानमंत्री, समर्थ प्रधानमंत्री, सक्षम प्रधानमंत्री, सुयोग्य प्रधानमंत्री। तो संभल से चुनाव लड़ रहे हैं फिर आचार्य जी बीजेपी के टिकट पर? ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। हाँ। मेरे और मोहन की बातें या मैं समझूं या वो क्या बहुत बढ़िया। आप भावुक लग रहे हैं मुझे आचार्य जी, क्या भावुक है? मैं हमेशा ही भावुक हूँ। कांग्रेस से निकाले जाने का दर्द है? तो फिर मुझे बताइए, क्या जब कांग्रेस ने आपको निकाला तो आपने राहत महसूस की? आपको ये लगा कि जैसे आप एक जेल से बाहर आ गए? क्योंकि पिछली बार आपने मुझे बताया था आपका दम घुटता है। अभी तक भी मुझे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अब नाम बताऊंगा तो उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। किसने निकाला आचार्य जी आपको कांग्रेस पार्टी से? तो लगता है चंडाल चौकड़ी का भी कोई सरदार है, राहुल गांधी। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आचार्य जी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली जब आपको निकाला जा रहा था? देखिए, जब कोई व्यक्ति खुद अपने आप को बचाने में लगा हो, वो किसी दूसरे को क्या बचा पाएगा? आप बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य जी। हमें गर तुम्हारा सहारा न मिलता तो मंदिर हमारा कभी भी न बनता। वो आपका एक और वीडियो वायरल करते हैं आचार्य जी, जिसमें आप इस्लाम के लिए भी कुछ कुछ गा रहे थे एक स्टेज पर, देखा होगा आपने वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिन्हें मैं अब कांग्रेस का नेता नहीं कह सकता। पिछली बार जब आए थे चाय पीने मेरे साथ, तब मैंने इंट्रोड्यूस ऐसे ही कराया था, परिचय दिया था, कांग्रेस के धर्म गुरु, कांग्रेस का सबसे बड़ा हिंदू चेहरा। आज कैसे इंट्रोड्यूस करूं आचार्य जी आपको? कांग्रेस ने तो अब आपको निकाल दिया है। देखिए मानक जी, कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं। क्या बात है। और देश मोदी के साथ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरा इंट्रोडक्शन कैसे कराएं। बड़ी बात यह है कि हमारा संकल्प बड़ा होना चाहिए। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और हमारी दूरदर्शिता ये स्पष्ट होनी चाहिए। आपने कहा पहले आप कांग्रेस के साथ थे, अब आप देश के साथ हैं, मतलब कांग्रेस देश के साथ नहीं है? अगर कांग्रेस देश के साथ होती तो देश भी कांग्रेस के साथ होता। जब तक कांग्रेस देश के साथ थी, देश कांग्रेस के साथ था। जब से कांग्रेस देश के साथ नहीं रही है तो देश भी कांग्रेस से दूर हो गया है। और उसी का परिणाम है जो ये नतीजा है, जो ये हालत हो रही है, ये इसी का नतीजा है। आप भावुक लग रहे हैं मुझे आचार्य जी, क्या भावुक है? मैं हमेशा ही भावुक हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंसान को भावुक होना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो किस चीज का भाव है? दर्द किस बात का है? ये कांग्रेस से निकाले जाने का दर्द है? भावुक होने का मतलब ये नहीं कि दर्द है। भावनाएं जब तक हमारे अंदर हैं तभी तक तो हम इंसान हैं, वरना हम कंप्यूटर बन जाएंगे। आंसू तो खुशी के भी होते हैं। नहीं, मैं रो कहाँ रहा हूँ। भावुक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं परेशान हूँ। तो फिर मुझे बताइए, क्या जब कांग्रेस ने आपको निकाला तो आपने राहत महसूस की? आपको ये लगा कि जैसे आप एक जेल से बाहर आ गए? क्योंकि पिछली बार आपने मुझे बताया था आपका दम घुटता है, जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्या आपने राहत की सांस ली? नहीं मानक, घर छूटता है तो तकलीफ तो होती है, तो इसको ये तो नहीं कह सकता कि ये बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे कोई कांग्रेस का
बड़ा नेता या कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा गुनाह क्या था। मैंने पूछा उनसे, भाई आप भी पूछिएगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुनाह क्या है? क्या राम की बात करना गुनाह है? क्या राष्ट्र की बात करना गुनाह है? क्या प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना गुनाह है? क्या राष्ट्र हित में जो फैसले लिए गए हों उनका समर्थन पर करना आपको तो गुनाह है? पहले ही निकाल दिया था ना, पीएम को कल्की धाम बुलाने से पहले ही आपको तो सस्पेंड कर दिया गया था पार्टी से। हाँ, उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि कल्की धाम का शिलान्यास तो हो जाने देते। मैं जैसे ही प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके लौटा और ये मैसेज जाने लगा कि प्राइम मिनिस्टर श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने आएंगे, बस एक प्रेम पत्र जारी हो गया। जैसे ही पीएम ने ट्विटर पर आपके निमंत्रण के ऊपर ये लिखा कि हाँ मैं आऊंगा, उसके बाद वो प्रेम पत्र आ गया। हाँ, है ना? 2-4 दिन में प्रेम 2-4 पत्र दिन में ही जारी आ हो गया। गया। जबकि जिस दिन प्रेम पत्र जारी हुआ उस दिन मैंने सोनिया गांधी जी के यहाँ और खड़गे जी के यहाँ समय मांगा कि मैं उन्हें आमंत्रित करने आना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कल्की धाम तो सबका है। नहीं मिला टाइम, प्रेम पत्र आया, प्रेम पत्र आ गया। फिर कौन टाइम देता? लेकिन अभी तक भी आप पूछना, अभी तक भी मुझे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अब नाम बताऊंगा तो उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी, वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि ये फैसला क्यों लिया इन्होंने। और मेरा जो प्रेम पत्र जारी हुआ उसमें लिखा है आप पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। हर दिन तो आप आचार्य जी बोलते थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कभी ना कभी पार्टी की लाइन से, भला हर दिन कुछ ना कुछ आप बोलते थे। आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया? मानक मेरे 3-4 सवाल हैं, इनका आप जवाब दे दें और फिर बताएं कि क्या ये पार्टी के खिलाफ हैं ये बातें। मैंने कहा भाई राम का विरोध मत करो, इससे तुम्हारी पार्टी को नुकसान होगा। तो ये पार्टी के हित में है या पार्टी के खिलाफ है? मैंने पार्टी के नेताओं से कहा कि आप राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, इससे तुम्हारी पार्टी को नुकसान होगा। ये पार्टी के हित में है या पार्टी के खिलाफ है? मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को अगर आप ठुकराओगे तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि आप राम के खिलाफ हो और आप हिंदू विरोधी हो, आप ये काम मत करो, इससे तुम्हारी पार्टी को नुकसान होगा। तो ये तो पार्टी की भले की बात मैंने की। पर बगावत की ना आपने, पार्टी की लाइन तो यही थी ना कि हम नहीं जाएंगे। अगर कोई गड्ढे में गिर रहा है और उसको कोई कहे कि भैया गड्ढे में मत गिर, तो वो उसके हित में है या उसके खिलाफ? किसने निकाला आचार्य जी आपको कांग्रेस पार्टी से? आपको क्या लगता है? पिछली बार आपने चांडाल चौकड़ी का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि चांडाल चौकड़ी ताकतवर तो है, लेकिन मुझे निकालना तो चंडाल चौकड़ी के बस की बात नहीं थी। तो लगता है चंडाल चौकड़ी का भी कोई सरदार है। राहुल गांधी? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई सरदार तो है जिसने चंडाल चौकड़ी की बात मानी। आपने इतने दशक कांग्रेस पार्टी को दे दिए, आपको पता, इतना तो समझ आ रहा होगा, अंदर से एहसास हो रहा होगा कि कौन है इसके पीछे, किसने मुझे निकालने वाला वो प्रेम पत्र जारी करवाया। मेरा विषय ये नहीं है कि मुझे किसने निकलवाया और किसने निकाला, ये विषय उनका है जिन्होंने निकाला। ये वो सोचेंगे और वो सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे। वो सोचेंगे, उन्हें सोचना पड़ेगा कि पार्टी विरोधी गतिविधि है, होती क्या है। अब एक बात मैं उठाऊं, अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 एमएलए ने बीजेपी को वोट दिया। इन्हें कब निकालेगी पार्टी? डिस्क्वालीफाई करा दिया। नहीं, ये पार्टी विरोधी है या पार्टी विरोधी है, डिस्क्वालीफाई करा दिया उनको। ठीक है, अब हो गया। हाँ, जो लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं,
ये सवाल आप उनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान कौन सा था। ओके, लेकिन एक बात तो बताइए आचार्य जी, प्रियंका गांधी जिनके आप राजनीतिक सलाहकार थे, जिनको आप पीएम बनाने, पीएम चेहरा बनाने की वकालत करते थे, आप उनके बड़े खासम खास थे, उन्होंने भी आपको बचाया नहीं जब ये लोग आपको निकाल रहे थे कांग्रेस पार्टी से? देखिए, प्रियंका गांधी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मैं आज भी मानता हूं, आज भी कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में ये भी मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी को कमान सौंप दो। मैंने ये भी कहा था कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो, आपकी पार्टी की सरकार आ जाएगी। तो क्या ये पार्टी विरोधी बयान था या ये पार्टी विरोधी काम था? अगर मैंने कहा कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप दो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं, जनता उन्हें देखना चाहती है, सुनना चाहती है, मैंने ये तो नहीं कहा मानक कि मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो। मैंने ये तो नहीं कहा राजस्थान का चीफ मिनिस्टर मुझे बना दो। आपने प्रियंका के लिए आवाज उठाई और प्रियंका ने आपके लिए कुछ नहीं किया? नहीं, सवाल है कि जो मैंने कहा, आपको रोका नहीं? पहले तो इसका फैसला होना चाहिए कि मैंने पार्टी विरोधी मैंने मान लिया, काम कौन सा मैंने था? मान लिया, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई आपने कहा राम के लिए बोलना पार्टी विरोधी नहीं है, आपने कहा राष्ट्र के लिए बोलना पार्टी विरोधी नहीं है। पार्टी लाइन से अलग जाना पार्टी को लगता है पार्टी विरोधी है। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आचार्य जी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली जब आपको निकाला जा रहा था? देखिए, जब कोई व्यक्ति खुद अपने आप को बचाने में लगा हो, वो किसी दूसरे को क्या बचा पाएगा? आप बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य जी। मुझे लगता है कि प्रियंका जी अपने आप को बचाने में लगी हैं और उन्हें अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि किससे बचाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के अंदर? कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एक चांडाल चौकड़ी है, जो एक कोठरी है, वो प्रियंका के खिलाफ साजिश करती है। वो इस पार्टी को घुन की तरह खा रही है, घुन की तरह खा रही है, इसे चबा रही है, दीमक की तरह चाट रही है। और वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं जो प्रियंका गांधी का नाम लेता है। यानी प्रियंका तो गांधी मतलब, यानी प्रियंका गांधी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने ये जब आपके सवाल हुए तो उस सवाल की शुरुआत में मैंने क्या कहा कि पार्टी विरोधी कौन सा काम है मेरा? ये चिंतन का विषय है क्या? मैंने ये कहा कि भाई आप राम का विरोध मत करो, इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा। तो ये तो पार्टी के हित में बात हुई ना। आचार्य जी, आप पर आरोप लग रहा है चुनाव का एक टिकट पाने के लिए आप बीजेपी में चले गए। आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी आपको टिकट देने के मूड में नहीं है, और अगर दे भी देती तो आपको लगता आप जीत नहीं पाते कांग्रेस के टिकट पर, इसीलिए आप बीजेपी में चले गए। मानक जी, या जा रहे हैं? मानक जी, 2019 में भी मैंने टिकट कहाँ मांगा था? मैं तो गृह मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया पार्टी ने। तो क्यों लड़ाया? सबसे ज्यादा वोट मिले मुझे, लगभग 2 लाख वोट मिले। पर हार गए ना? हार तो राहुल गांधी भी गए, वायनाड से तो जीते हैं। तो मैं भी दूसरी जगह से लड़ता जीत जाता। तो इस बार वही करना चाहते हैं आप, लगता है? नहीं, और आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद जाना चाहते हैं? सवाल ये नहीं है, संसद जाना कौन नहीं चाहता? हाँ। आपको भी अवसर मिलेगा तो आप भी कह देंगे हाँ, लेकिन संसद कौन भेजता है? देश की जनता। हाँ। और इस समय तो बीजेपी के टिकट पर जीतना आसान है। नहीं, अगर बीजेपी के टिकट पे जीतना आज आसान है तो ये तो 19 में भी आसान था, तो मैं पार्टी छोड़ के 19 में जाता। उस टाइम ऑफर था आपके पास? नहीं, ये सवाल आपका बेईमानी है। ये सवाल आपका तब ठीक होता जब मैं पार्टी छोड़ता। मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी। ये सवाल आपका तब ठीक होता जब मैं भाजपा ज्वाइन करता। मैंने तो आज तक भाजपा ज्वाइन नहीं की। देश के प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है क्या? अब कांग्रेस के देश के प्रधानमंत्री के देश हित में लिए गए फैसलों की सराहना करना गुनाह है क्या? भाई, मैंने 5 गुनाह किए। पहला, प्रियंका गांधी को चेहरा बना दो। दूसरा, सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो या उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दो, तुम जीत जाओगे। तो इससे तो पार्टी का फायदा होता। तो ये तो पार्टी के हित में सलाह दी ना मैंने। क्या प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा है कांग्रेस में कोई? अगर मैंने कहा कि प्रियंका गांधी जी को चेहरा बना दो तो इसमें क्या पार्टी विरोधी काम हो गया? तीसरा, भारत की संसद बनती है, उसका आप विरोध करते हैं। जब भारत की संसद कोई भाजपा की है, क्या भारत की संसद को भाजपा का समझेंगे आप?
उसका आपने विरोध किया, उसका परिणाम क्या हुआ? देश में यह मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी है। आपने उस टाइम विरोध किया था नई संसद का? बिल्कुल किया। नहीं, मैंने तो नई संसद में कांग्रेस का जो विरोध था, मैंने उसका विरोध किया। हाँ, मैं आज भी कर रहा हूं। भारत की नई संसद के बनने का विरोध करने से यह मैसेज गया, माना जरा इसको गंभीरता से लीजिएगा, कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र की संसद है वो, भारत की संसद है वो। अब आप राष्ट्र के भी विरोधी हो गए, राम के विरोधी हो गए, तो राजनीति क्या करेंगे आप? इस देश में कैसे जीतेंगे आप? तो जो मैंने बोला वो तो पार्टी के हित की बात थी। तो मुझे पार्टी विरोधी कह करके निकालने वालों से पूछिए कि कौन सी बात है जो पार्टी विरोधी थी। आपको पलटू राम कह रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के समर्थक? कह रहे हैं असली पलटू राम तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम निकले। और क्या कह रहे हैं? धोखेबाज, दगाबाज, आस्तीन का सांप, सिर्फ एक टिकट के लिए बीजेपी में चले गए, प्रधानमंत्री से मिल गए, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया इनको, और ये देखिए आज क्या कर रहे हैं आचार्य। पहली बात, कौन क्या कह रहा, मुझे इन सवालों के जवाब नहीं देने हैं। इन सवालों के जवाब देश देगा। जिनके साथ में था उन्होंने मेरी तौहीन करनी चाहिए, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया। लेकिन मैं जिनके साथ नहीं था उन्होंने कल की धाम में आके मेरी इज्जत बढ़ाई। ये तस्वीर सोचो। हाँ, ये जो मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं, और इसलिए हूं हाँ, क्योंकि वो देश के साथ है और देश मोदी के साथ है। इन सब बातों के जवाब देश देगा। तो कब आप आधिकारिक तौर पर बीजेपी में एंट्री ले रहे हैं आचार्य जी? मेरी मर्जी, मैं जब भी चाहूं ले सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। चुनाव लड़ेंगे? पर चुनाव लड़ेंगे आचार्य जी? मानक देश के प्रधानमंत्री को मैंने इनवाइट किया। हाँ, प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने मुझसे ये शर्त नहीं लगाई। प्रधानमंत्री का कितना बड़ा दिल है। हाँ, उन्होंने मुझसे ये शर्त नहीं लगाई कि आप पहले कांग्रेस छोड़ो फिर मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। हाँ, उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम भाजपाई हो जाओ तब मैं श्री कल की धाम का शिलान्यास करने आऊँगा। ये प्रधानमंत्री के कैरेक्टर को दर्शाता है, ये उनके व्यक्तित्व को झलकाता है। एक तरफ तो चुनाव लड़ेंगे? एक तरफ कितना विराट व्यक्तित्व, एक तरफ कितना विराट व्यक्तित्व कि जो व्यक्ति 20 साल से 15 साल से उनके विरोध में बोल रहा है, हर दिन खूब टीवी पर और सब जगह सोशल मीडिया पर। सोचिए, जो व्यक्ति उनके विरोध में बोल रहा है लेकिन वो राष्ट्र के हित में और सनातन के हित में कार्य कर रहा है, उसको सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, तपस्वी प्रधानमंत्री, समर्थ प्रधानमंत्री, सक्षम प्रधानमंत्री, सुयोग्य प्रधानमंत्री, वो श्री कल की धाम आता है, उस भूमि को नमन करता है। और मानक, कल की धाम का मतलब है कि भगवान के होने वाले अवतार की भूमि। ये हमारा सौभाग्य है। आज तो आचार्य जी वो सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। नहीं, भाषा तो आपकी बदल गई। नहीं, मेरी भाषा पहले भी ऐसी थी, आपका नजरिया नहीं, पहले ऐसी नहीं थी आचार्य जी। मैं तो ट्विटर पर रोज रोज देखता था, आप पानी पी पी कर कोसते थे प्रधानमंत्री को, बीजेपी को, इस सरकार को। मुझे बताओ कि जो व्यक्ति उनके विरोध में था, उनकी विराटता देखिए कि उसका सम्मान कर। ठीक है, मान लिया। और आपकी संकीर्णता कि आप सच का सामना नहीं कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी से मिलना गुनाह है मानक, प्रधानमंत्री जी से मिलना पार्टी विरोधी है, तो पार्लियामेंट में तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री से आचार्य जी, तो वो पुराने ट्वीट वो सब डिलीट तो कर दीजिए, और जो पुराने बयान इतने सारे आपने दिए पीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उन पर क्या कहिएगा? क्योंकि आपके इतने सारे वीडियो अब निकलेंगे, घूमेंगे, और ऑलरेडी घूम रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। मानक, प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करो। मैंने पहले भी कहा, जब मुझे पार्टी से निलंबित नहीं किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था, मुझे प्रेम पत्र जारी नहीं हुआ था, तब भी मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करना ये लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करने का अधिकार नहीं है।
विपक्ष की बेवकूफ़ी क्या है, विपक्ष की मूर्खता क्या है, जो विपक्ष को सुनिए देश की नज़रों से गिरा रही है। तो आपसे अगर पूछेगी बीजेपी कि आप पहले इतना विरोध क्यों करते थे, क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया, तो ये मानने में अब कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए वैसे भी। नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही था। हाँ। जैसा था वैसा ही। भाई पहले विचार कुछ और थे, अब बदल गए हैं। नहीं, कोई विचार नहीं बदला। नहीं बदले। पहले भी मैं राम के साथ था, आज भी राम के साथ पर हूं। पहले मोदी के साथ नहीं थे, अब मोदी के साथ हैं। पहले मैं राष्ट्र के साथ था, आज भी राष्ट्र के साथ हूं। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले राष्ट्र हित में थे, मैंने उनका खुल के समर्थन किया। हाँ ठीक है। जो मुझे लगा कि ये फैसले ठीक नहीं है, मैंने उनका विरोध किया। आज भी ऐसा ही करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी में जाने के बाद भी ऐसा ही करेंगे? नहीं, अरे भाई बीजेपी में जाऊंगा जब, ये सवाल करना। अभी मुझसे ना तो मोदी जी ने कहा ओके कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो, इसीलिए मैं उनका ऋणी हो गया। ओके। मैं उनका आभारी इसी बात को लेकर हूं कि वो चाहते तो ये शर्त लगा सकते थे कि माना, पहले पार्टी छोड़ो, पहले आप भाजपाई बनिए, फिर मैं आऊंगा। देखो, दो ही तो कितनी बड़ी बात करी उन्होंने, हैं? लेकिन मैं उनकी विराटता को प्रणाम करता हूं। तो संभल से चुनाव लड़ रहे हैं फिर आचार्य जी बीजेपी के टिकट पर, या फिर कहीं और से? मानक, एक बात सुनो, हाँ। चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। नहीं है? बीजेपी में जाना भी कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल। और अगर बीजेपी में जाना गुनाह है तो फिर तो सारा देश गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता तो देश की बीजेपी के साथ है। तो ये सवाल नहीं है। हाँ। सवाल ये है मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, ये सवाल नहीं है। ओके। सवाल है कि इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा, इस देश में सनातन का क्या होगा। लोकतंत्र तो खत्म हो गया आचार्य जी देश में। भारत की संस्कृति का क्या कांग्रेस होगा? और कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक देश में लोकतंत्र खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं, तानाशाही चल रही है। अगर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता तो राहुल गांधी जी को जमानत कैसे मिलती? पहले तो आप भी कहते थे आचार्य जी एक सेकंड, तानाशाही चल रही है। एक सेकंड। देश में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो ये चंडीगढ़ में जो हुआ है मेयर के चुनाव में, इस पर विपक्ष के हक में फैसला कैसे आता? देश में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैसे बन जाती? देश में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो ये जो रोज पानी पी पी के नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा विपक्ष, ये तो सारे जेल में चले गए होते। ये कहने की बातें हैं। ओके। और जहां तक लोकतंत्र की बात है तो राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से पूछिए कि मुझे निष्कासित करने से पहले मैं एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर हूं, इलेक्टेड खड़गे जी का प्रस्तावक हूं, मैं दिग्विजय सिंह जी का प्रस्तावक था, वो मुझे लेके खड़गे जी के यहाँ गए। हम दिग्विजय सिंह जी को चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और उन्हें नॉमिनेशन पेपर खरीदने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इशारा हुआ था। जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर खरीद लिया, ले आए, फिर कह दिया कि नहीं आप चुनाव मत लड़ो, तो ये लोकतंत्र की बातें हैं या तानाशाही की बातें हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम एआईसीसी के इलेक्टेड मेंबर हैं, पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस को। छात्र जीवन से लेके जब से मैं राजीव जी से मिला आज तक मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। भाजपा वालों ने मुझे कितनी गालियां दी, लेकिन मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। उस आदमी को तुमने टेलीफोन करके ये भी नहीं पूछा कि हम तुम्हें निष्कासित करना चाह रहे हैं, तुम्हें एक नोटिस दे दें? ये लोकतंत्र की निशानी है या तानाशाही की निशानी है? आप चाहते क्या हैं? आप प्रतिभाओं को दबाना चाहते हैं? कांग्रेस में तानाशाही चल रही है आचार्य जी? नहीं, ये क्या है? किसी आदमी को निकाल के फेंक दो बिना नोटिस दिए, ये तानाशाही नहीं है तो क्या? मैं तो तुमसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं। ओके। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जब आप निष्कासित कर रहे हैं उसे एक नोटिस तो देंगे? ओके। देना चाहिए या ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए, उसका पक्ष सुना जाना चाहिए। आप और सुनिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुझे आज तक मेरे निष्कासन का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, ट्विटर से पता चला। ये क्या है? ये तानाशाही है या लोकतंत्र है? तो जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वो पहले, आप तो चाह रहे थे आचार्य जी आपको पार्टी से निकाला जाए, आप चाह रहे थे, इसीलिए रोज बयानबाजी कर रहे थे आप कि मुझे निकालो। किसी को सूली पर चढ़ाओ फिर कहो तुम तो चाह रहे थे कि हमें सूली पर चढ़ा दो। ये तो कोई बात नहीं हुई। मुझे आप बताइए, मैं जो बात कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ठीक है, अब ये तस्वीरों के बारे में जरा बताइए ना आचार्य जी। पीएम से क्या बात हुई आपकी? जब ये देखिए, ये आप निमंत्रण देने गए थे तब की तस्वीर है,
फिर इसके बाद ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, ये वाली, मोदी जी योगी जी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की धाम में। बीच में ये तस्वीर प्रियंका गांधी के साथ वाली भी है। पीएम से क्या बात हुई आपकी? ये वाली तस्वीर देखिए, क्या बोले पीएम आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मेरी क्या बात हुई? हाँ। ये तो मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच की बात है। और हमारे यहाँ सत्संग में एक गीत गाया जाता है, हाँ। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। हाँ। मेरे और मोहन की बातें या मैं समझूं या वो क्या बहुत बढ़िया। मेरे और मोहन की बहुत बातें बढ़िया। या मैं समझूं हाँ। या वो जाने, हाँ। बीच में कोई है नहीं। कुछ सुना दीजिए ना आचार्य जी फिर। आज आप तो अक्सर प्रवचन करते हैं, फिर उसमें गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। आज पीएम के लिए ही कुछ गा दीजिए, चलिए भजन सुना दीजिए या कोई लाइन। प्रधानमंत्री जी के लिए मैं क्या गाऊंगा, पूरा देश गा रहा है। आप भी गा दीजिए आचार्य जी, हो जाए आज। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं हाँ। कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, चाहे किसी भी पार्टी का और कोई प्रधानमंत्री होता, भाजपा का भी कोई प्रधानमंत्री होता, तो भी ना राम मंदिर बनता और ना श्री कल की धाम का शिलान्यास होता। ओके। इसलिए मैं दो पंक्तियां हाँ। नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं। गा के सुनाएंगे तो मजा आएगा आचार्य जी। अक्सर इतना बढ़िया गाते हैं आप तो स्टेज पर, खूब आपके वीडियो वायरल हैं आपके भजनों के, गाने के। हमें अगर तुम्हारा सहारा न मिलता तो मंदिर हमारा कभी भी न बनता, अयोध्या हमारी ना यूं संवरती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, सनातन की ज्योति ना यूं चमकती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। क्या बात है आचार्य जी, क्या बात है। मैं सच कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो ना राम मंदिर बनता, और सुनो, ना कल की धाम का शिलान्यास होता। ओके, रैपिड फायर खेल लें? आपकी इच्छा। रैपिड फायर। उससे पहले एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपके जो विरोधी है ना, अब नए विरोधी जो पहले प्रशंसक थे, वो आपका एक और वीडियो वायरल करते हैं आचार्य जी, जिसमें आप इस्लाम के लिए भी कुछ कुछ गा रहे थे एक स्टेज पर। देखा होगा आपने वीडियो को, तो उस क्या कहेंगे उस वीडियो पर आप? लोग कहेंगे देखिए पहले तो यही बात इस्लाम के लिए गाते थे आचार्य जी, आज मोदी जी के लिए गा रहे हैं। नहीं, मैं तो मोदी जी के लिए जो अच्छी बात है मैं तो वो कह रहा हूँ। हाँ। मैं जो बात कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में कह रहा हूँ। ठीक है। 370 नहीं हट सकती थी अगर नरेंद्र मोदी ठीक है, प्रधानमंत्री ओके, होते। ऑल राइट, रैपिड फायर। राम मंदिर नहीं बनता अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, नहीं होते। और सुनो, कल की धाम का शिलान्यास भी नहीं होता अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते। तो इसलिए जहाँ तक रहा इस्लाम का सवाल, हाँ। हमारा धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, वसुधैव कुटुम्बकम सनातन का सूत्र है, विश्व बंधुत्व हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी प्रार्थना है। हम तो सबके लिए भला चाहते हैं। ठीक है। हम ये मानते हैं कि जितने भी धर्म है दुनिया में, उनका ओरिजिन सनातन है। सनातन क्या है? जो सत्य है, जो शाश्वत है। ठीक है, ओके। लेकिन जो हिंदू मुसलमानों को गाली दे, मैं उन्हें अच्छा हिंदू नहीं मानता। ओके, ये और जो मुसलमान राम के खिलाफ हैं, मैं उन्हें अच्छा मुसलमान नहीं मानता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर आचार्य जी? 10 में से 10। 10 में से 10। अमित शाह को 10 में से कितने नंबर गृह मंत्री के तौर पर? 10 में से 10। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर आचार्य जी? उनका रिपोर्ट कार्ड तो चुनाव बताएगा। आप भी तो कुछ बताएंगे, आपको देना पड़ा रिपोर्ट कार्ड तो। अब राहुल जी के ऊपर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। राहुल जी को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती कांग्रेस में हो रही है, हाँ। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके लिए न्याय की यात्रा निकाला एक।
ओके। वो एक न्याय यात्रा उन नेताओं के लिए निकालें हाँ। जो उनकी दादी के साथ रहे, जो उनके पिताजी के साथ रहे, जो उनकी माताजी के साथ रहे। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। और मानक अन्याय कौन लोग कर रहे हैं? इन बड़े नेताओं के साथ वो अन्याय कर रहे हैं जो नौकर हैं। ठीक है। कांग्रेस नेतृत्व को ये फैसला करना होगा मानक कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, नौकरों की पार्टी है। ओके, अगला सवाल, प्रियंका गांधी को कितने नंबर देते हैं आचार्य जी आप, जबकि आप कांग्रेस से बाहर हैं और बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी को तो अभी एग्जाम देने का मौका ही नहीं दे रही पार्टी। जब इम्तहान ही नहीं हो रहा उनका, जिस दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी, जिस दिन प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनेंगी, तब नंबर दिए जाएंगे। बनेंगी कभी? बन पाएंगी? कांग्रेस में उन्हें बनने देंगे लोग, जैसे आप कह रहे हैं बनने नहीं दिया जा रहा? मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के पद की कैंडिडेट बने, लेकिन मेरी चाहत अधूरी रह गई और मुझे इसी गुनाह की सज़ा मिली। ठीक है, लेकिन आपके इम्तिहान में तो पहले ही कब की पास हो चुकी हैं प्रियंका जी, तो आपके लिए तो 10 में से 10 होंगे। मैं आज भी मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की सर्वाधिक लोकप्रिय और स्वीकार्य नेता हैं। बहुत बढ़िया। सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कितने नंबर देते हैं आचार्य जी? वो सफल अध्यक्ष रही। सफल। अखिलेश यादव 10 में से कितने नंबर आचार्य जी? 2.5। मायावती 10 में से 9। मायावती को 9? वो आज भी जहां खड़ी हैं, हाँ, अपने मतलब बीजेपी के साथ खड़ी हैं? नहीं, ये तो आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी में सर्वमान्य नेता है। ओके। जयंत चौधरी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि अब इधर बीजेपी में आ गए? नहीं, समय देख के फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के तौर पर कितने नंबर देते हैं आचार्य जी? रबड़ स्टैंप। राजीव गांधी? बहुत ही बेहतरीन इंसान। बेहतरीन। इंदिरा गांधी? लाजवाब प्राइम मिनिस्टर, लाजवाब नेता। नेहरू जी? बीजेपी वाले खूब ट्रोल करते हैं नहीं। नेहरू जी को। मैं पंडित नेहरू का बहुत सम्मान करता हूं, वो राष्ट्र के निर्माता के रूप में उनको देखता हूं। अरविंद केजरीवाल? जबरदस्त नेता हैं, जबरदस्त नेता है। अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अपने दम पे खड़े हैं। जो अपने दम पे खड़ा हो उसका सम्मान करना चाहिए। ओके। उद्धव ठाकरे? और बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी से लड़ रहे हैं। हाँ, और मतलब आपसे लड़ रहे हैं? बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी और सशक्त सरकार से लड़ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओके। उद्धव ठाकरे? पकड़ ढीली है। पकड़ ढीली है, हो गई है। हिंदू वोट मिलेगा इस बार उनको कांग्रेस के साथ? नहीं। हिंदू वोट हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान मोदी के साथ है। नीतीश कुमार? चतुर खिलाड़ी। चतुर। अब तो वैसे भी बीजेपी के साथ आ गए। नहीं, नीतीश कुमार जी को पूरे नंबर दिए जाएंगे। तेजस्वी को? विरासत संभाल नहीं पा रहे। नहीं पा रहे? बहुत भीड़ आ रही है उनकी सभाओं में तो। भीड़ तो पहले भी आई थी। ममता बनर्जी? जुझारू नेता हैं, लेकिन बस राम का विरोध छोड़ दें। अगर वो राम भक्त हो जाएं, हाँ, ममता जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ना छोड़ दें, तो देश की बहुत बड़ी नेता बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी? आधुनिक जिन्ना। अच्छा, अगर मोदी और प्रियंका का चुनाव में मुकाबला हो जाए, कौन जीतेगा आचार्य जी? पहली बात तो ये मुकाबला होगा ही नहीं। ये गूगली है, आपने छोड़ दी। माना कि ये मुकाबला नहीं होगा। जिस दिन मुकाबला होगा, हाँ, तुम मुकाबला तय करा दो, मैं बता दूंगा कौन जीतेगा। अगर प्रियंका वाराणसी से उतर जाएं तो कौन जीतेगा? मोदी जी के खिलाफ उतर जाएं तो? मुझे लगता है कि ये एक ख्याली सवाल है। आप इसकी घोषणा कराइए, हाँ, और मुझे आप बुलाइए। अच्छा ठीक। मैं तभी जवाब दूंगा कि कौन जीतेगा। राहुल और मोदी की टक्कर हो जाए तो कौन जीतेगा आचार्य जी? कोई मुकाबला ही नहीं। कोई मुकाबला नहीं है। प्रियंका रायबरेली की सीट जीत लेंगी अगर वहां से लड़ी तो? नहीं, उन्हें लड़ना चाहिए, उनकी पैतृक सीट है। जीत पाएंगी? दादी की सीट है। जीत पाएंगी? ये तो रायबरेली की जनता बताएगी। ओके। क्या कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है आचार्य प्रमोद कृष्णम? निश्चित है। है? हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर कांग्रेस में परिवारवाद का वर्चस्व ना होता, हाँ, तो फिर राहुल गांधी जी किस हैसियत से वर्किंग कमेटी में डिक्टेशन देते हैं? वो तो सिंपली तो मेंबर इतनी परिवारवादी पार्टी के साथ इतने दशक तक आप क्या कर रहे थे आचार्य जी? पर मैं
मेरी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? क्योंकि मैंने राजीव गांधी जी को वचन दिया था कि मैं जब तक जीऊंगा कांग्रेस के साथ रहूंगा, इसलिए मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। ओके मुझे कांग्रेस ने निकाल दिया, या कहो कुछ नेताओं ने निकलवा ओके। क्या बीजेपी सांप्रदायिक है आचार्य जी? अगर बीजेपी सांप्रदायिक है तो सारा देश सांप्रदायिक हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता ने बीजेपी को चुना है। क्या कांग्रेस तुष्टीकरण करती है आचार्य जी? क्या मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस? नहीं, मुस्लिम सपोर्टर है? मुस्लिम नहीं, मुसलमानों को धोखा देती है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है। सारी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही हैं। ओके। मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है? किसी मुसलमान नेता ने, किसी मुसलमान मौलाना ने, किसी मुस्लिम उलेमा ने, किसी मुसलमान मेरे मिलने वाले ने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि आचार्य जी आप अयोध्या गए, हम आपसे नाराज़ हैं। मुसलमान चाहता है कि आप उनके अकीदे का एहतराम करो। ठीक है, ओके। वो आपकी आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है आचार्य जी? अब तो लगता है, पहले लगता था कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं, लेकिन अब लगता है कि पार्टी की लाइन ही ऐसी हो गई है। अब लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कांग्रेस भ्रष्ट है आचार्य जी? ये कुछ नेता तो हैं ये जो 10-10 हज़ार करोड़ के जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, लग रहा है। पहले नहीं लगता था जब आप कांग्रेस में थे? नहीं, तब भी या लगता तब मजबूरी था। थी? तब आप सवाल नहीं पूछते थे। क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं? अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह का निमंत्रण स्वीकार ना कर। क्या चुनाव आयोग सरकारी हो गया है आचार्य जी? उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर चुनाव आयोग सरकारी हो जाता तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? ओके, पहले तो आप बोलते थे सरकारी संस्थान हो गए सारे के सारे, नहीं, संवैधानिक संस्थानों पर सरकार का कब्जा हो ये गया। मैंने कभी नहीं बोला। ये कांग्रेस के वो नेता बोलते थे जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है। ओके। क्या बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है आचार्य जी? भ्रष्टाचार पर दोहरे मापदंड है पार्टी के? हाँ, गंगोत्री में जो स्नान लगाए वो पवित्र हो जाता है। इसमें तो हमारा धर्म भी कहता है। क्या बात है। आपकी ईमानदारी का कायल हूं इसीलिए। आचार्य जी कई बार जब दिल की कहते हैं तो फिर सोचते नहीं है, और दिल की खरी खरी कहते हैं। मतलब है एक वॉशिंग मशीन ना बीजेपी के पास कि कोई आए तो उसमें धो दो, उसके बाद फिर वो भ्रष्ट नहीं रहता, वो ठीक हो जाता है। नहीं, मानक बाकी भी नदियां हैं और गंगा भी नदी है। स्नान बाकी नदियों में होता है, लेकिन गंगा में जब स्नान होता है तो पवित्र हो जाता है। ओके। जाति गणना की विरोधी है बीजेपी, ऐसा विपक्ष कहता है, कांग्रेस पार्टी कहती है। क्या ऐसा आपको भी लगता है आचार्य जी? जाति जनगणना में कोई दम नहीं है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा ही नहीं है। ओके। अगर मुद्दा होता तो ये 3 राज्यों की उसमें, बल्कि जाति जनगणना गलत फैसला है। ओके, ठीक है। जाति के नाम पर देश को बांटना ये गलत है। अगर जाति जनगणना का समर्थन देश की जनता करती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की मूर्तियां लगी हुई होती। ओके, और वो कभी सत्ता से बाहर ही नहीं होते। हाँ, ओके। भारत की जनता जातिवादी नहीं है, क्या भारत की जनता राष्ट्रवादी है। ओके, क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाकर जगह जगह हर राज्य में तोड़फोड़ नहीं करती है आचार्य जी? और क्या ये गैर लोकतांत्रिक नहीं है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देखो, जो विधायक बिकना चाहता है उसे कोई खरीद ही लेता है। जब विधायक सामान बन गए तो कोई तो खरीदेगा। तो खरीदार का गुनाह क्यों? हाँ। बिकने वाले से भी तो पूछो, तू बिक क्यों रहा है? मुझे क्यों नहीं खरीद लिया किसी ने? आपको क्यों नहीं खरीद लिया किसी ने? आप पर तो कहते हैं शायद बिकी गए आचार्य जी। नहीं, मुझे खरीदने वाला तो अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये हुई ना बात। मैं मोहब्बत में बिकता हूँ। हाँ, मोहब्बत में बिक गए। हाँ, नरेंद्र मोदी ने मुझे खरीद लिया। मोहब्बत से खरीद लिया ना, भाव से। और मैं जब तक इस धरती पे हूँ, मैं किसी पद पे रहूँ ना रहूँ, मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। अब हमेशा के लिए आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं? मैं तो प्राण जाए पर वचन न जाए, मरते दम तक संकल्पित व्यक्ति हूँ। 18 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था कि जहाँ भगवान आएगा वहाँ कल्की धाम बनना चाहिए। वो सपना साकार कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब वापस तो नहीं जाएंगे कांग्रेस में? ना कोई बुलाएगा ना कोई जाएगा। ना कोई जाएगा। बुलाया तो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि क्यों बुलाएंगे मुझे। उन्हें तो मैं दुश्मन दिखता हूँ। जो राम की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, मानक सुनो, ओके, उसे कांग्रेस कभी नहीं बुलाएगी। ओके। लेकिन एक बात सुनिए, मैं ये आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि मुझे 1000 बार का निष्कासन मंजूर है, लेकिन राष्ट्र राम से समझौता नहीं कर सकता। ओके। राहुल और प्रियंका में बेहतर नेता कौन है आचार्य जी? अब जिन गलियों को हम छोड़ आए। नहीं, आपने कहा ना प्रियंका सबसे लोकप्रिय है। हाँ, तो वो तो राहुल प्रियंका में बेहतर नेता कौन है?
अब वो दोनों फैसला करें। राहुल और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ओके, राहुल और स्मृति का मुकाबला अमेठी में कौन जीतेगा अगर हुआ तो? मुझे लगता है राहुल जी लड़ना नहीं चाहते वहाँ से। कहां से लड़ना चाहते हैं? ये तो वही बताएंगे। अगर हो गया मुकाबला तो कौन जीतेगा? पिछली बार हारे थे राहुल। देखिए, स्मृति ईरानी बहुत ही अच्छी वक्ता हैं और बहुत ही मेहनती हैं। वो अमेठी की जनता को उन्होंने अपनाया है, इसलिए अमेठी की जनता ने उनको जो चुना है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पकड़ ढीली हुई है। और अमेठी जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। अगर आप बीजेपी में चले गए और आपको राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में प्रचार करने के लिए कहा गया, जाएंगे आचार्य जी? यदि मैं बीजेपी में जाऊंगा तो जो पार्टी कहेगी वही करूंगा। और प्रियंका के खिलाफ भी अगर कहा गया चुनाव प्रचार करने को तो फिर वही बात है। जब मैं बीजेपी में चला जाऊंगा तब पूछना आप। तो फिर तो पार्टी जो फैसला जो कहेगी लेगी वो होगा। मैं कांग्रेस में जब था हाँ। तो अपना विचार रखता था। हाँ, पार्टी के फैसलों के खिलाफ भी मैं अपना मत रखता था। हाँ, ठीक है। लेकिन फिर पार्टी जो फैसला करती थी मुझे साथ ओके, रहना। क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं आचार्य जी? हाँ, इस चंडाल चौकड़ी को निकालना पड़ेगा तब बन सकते हैं, बन सकते हैं। अदरवाइज नहीं। फिर पूछ रहा हूं, प्रियंका रायबरेली सीट जीत पाएंगी अगर सोनिया गांधी की जगह लड़ी तो? देखिए, प्रियंका जी को रायबरेली लड़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, ठीक और है। प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश ये से अगर लड़ती हैं वो, तो सबसे पहली उनकी चॉइस रायबरेली ही होनी चाहिए। बाकी ये फैसला उनका है। ओके, क्या कांग्रेस यूपी में खाता खोल पाएगी आचार्य जी? मुझे नहीं लगता। नहीं खुलेगा? वोट ही नहीं है, खाता कहाँ से खुलेगा? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया आचार्य जी? लगता तो ऐसा ही है। इंडिया गठबंधन इस बार कितनी सीटें जीतेगा पूरे देश में आचार्य जी? मुझे नहीं लगता कि 3 अंक तक आ पाएगा। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी पूरे देश में? पहले से कम ही होगी। 52 से कम होंगी? हो सकता है, 44 से भी कम हो सकती क्योंकि है? जो हरकतें हैं वो तो और ख़राब हैं। 44 से भी कम हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। देश की जनता खिलाफ है। बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी आचार्य जी इस बार कुल? अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी, पीएम ने कहा है 370 का टारगेट है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करो। पूरा भरोसा हो गया आपको लगता है उन पर? नहीं, मुझे फैन हो गए आप मोदी जी के? अब आप फैन कहो, कूलर कहो, जो भी कहो लेकिन वो अपनी बात के पक्के तो हैं। एनडीए 400 पार कर पाएगा? अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो 500 पार भी हो जाएगा। संभल सीट बीजेपी जीत सकती है आचार्य जी? क्यों नहीं जीत सकती? आपके बिना भी जीत सकती है? क्यों नहीं जीत सकती? और आपके साथ जीत सकती है? क्यों नहीं जीत सकती? कुल कितनी सीटें आएंगी यूपी में बीजेपी की 80 में से? मुझे लगता है कि मुझे तो सब जगह बीजेपी जीतती नजर आ रही है। 80 की 80? देश मोदी के साथ है मानक, इसको समझने की कोशिश करो। जो मैं कह रहा हूं ये बड़ी बात है। समझ गया। विपक्ष अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से, अपनी बेवकूफ़ियों से देश की जनता का विश्वास खोता जा रहा है। ओके और नरेंद्र मोदी की एक क्रेडिबिलिटी बनती जा रही है। ओके उन्होंने जो कहा वो किया, ये बड़ी बात है। ओके आचार्य जी, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? अब तो मैं योगी आदित्यनाथ जी का नाम लूंगा। मुझे पता था आप योगी जी का नाम लेंगे। और बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। कोई सोचने का मौका ही नहीं। बेस्ट कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कौन सा रहा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ओके। कांग्रेस के बेस्ट अध्यक्ष कौन रहे हैं आचार्य जी? मुझे लगता है कि सोनिया जी। ओके। बीजेपी और कांग्रेस में से चुनने को दिया जाए तो आचार्य जी किसे चुनेंगे आज? बीजेपी में जाने के बाद नहीं, अभी। मानक, मैं अतीत की बातों को लेकर भविष्य खराब नहीं करना चाहता। अच्छा चलिए ठीक है। ओके। मोदी या राहुल में से किसी को चुनना हो तो? कोई तुलना ही नहीं। मोदी और प्रियंका में से चुनने को कहा जाए तो? अब इसकी भी कोई तुलना नहीं। और राहुल और प्रियंका में से चुनने को कहा जाए तो? मैं उन पे अब कोई टिप्पणी नहीं कर। योगी जी को कितने नंबर देते हैं आचार्य जी 10 में से? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी राम मंदिर बनवाने में पूरी उन्होंने मदद की है। हाँ। अब कल की धाम बनवाएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। और परिवारवाद का ठप्पा नहीं है, करप्शन का ठप्पा नहीं है। जिस नेता पे करप्शन का ठप्पा ना हो। योगी जी और मोदी पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। आप उनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाओ, लेकिन वो आरोप में दम नहीं है। योगी जी और मोदी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मैं मानता भी नहीं, नरेंद्र मोदी जी देश के लिए
जी रहे हैं और देश के लिए मरेंगे। आचार्य जी, जो व्यक्ति देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। ओके आचार्य जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप आए चाय वाला इंटरव्यू में और सारे तीखे सवालों के जवाब आपने बहुत बेबाकी से और ईमानदारी से, बहादुरी से दिए। फ्रंट फुट पर खेले हैं आचार्य जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आचार्य मानक जी। एक बार आप कल की धाम जरूर आइएगा। बिल्कुल आएंगे और आचार्य। उस धरती को नमन करिएगा जहाँ भगवान आएगा। क्या बात है। उस शिला को नमन करिए, उस शिला का दर्शन करिए जो शिला भारत के प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा स्थापित हुई है। आप जरूर कल की धाम आइए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।